नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा हाईकोर्ट के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। आज ये जो PYQ सीरीज़ है उसका आज पार्ट 3 है, ठीक है। PYQ की सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले हमारे द्वारा करंट अफेयर की क्लासें दी जा चुकी हैं, आपको हिंदी की क्लासें दे रहे हैं हम आप सभी लोगों को। और शायद कल मैं आप सभी के लिए 100 टॉप 100 MCQ कंप्यूटर के लेके आऊँगा, जो कि आपके कनिष्ठ सहायक जो हाईकोर्ट के अंतर्गत है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के ही अकॉर्डिंग मैं आपको पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास डाली जाती है, इंपॉर्टेंट कोई भी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन डाला जाता है, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। फिलहाल ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए बढ़ते हैं हम आज की इस वीडियो की पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज की जो क्लास है उसका पहला प्रश्न है आपका, जैन विद्वान जिनसेन निम्नलिखित में से किस शासक के गुरु थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, जो आपका जैन विद्वान जिनसेन थे ये आपके अमोघ वर्ष प्रथम, ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम के, देखिए जैन विद्वान जिनसेन निम्नलिखित में किस शासक के गुरु थे। तो अमोघ वर्ष जो प्रथम थे उनके गुरु का नाम क्या था, जिनसेन था, ठीक है। अब देखिए, जो आपका जिनसेन है आपके, ठीक है, ये 9वीं शताब्दी ईस्वी में रहने वाले एक दिगंबर जैन साधु और विद्वान थे, महान विद्वान थे उस टाइम के। तो देखिए, जो आपके जिनसेन है इन्होंने आदि पुराण के लेखक के रूप में सबसे अधिक कार्य किया और इनको आदि पुराण के रूप में सबसे अधिक जाना जाता है। और जो कि अगर आप आदि पुराण देखेंगे तो ये जैन ग्रंथ का महत्वपूर्ण क्या है, पुराण है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये भी आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अमोघ वर्ष प्रथम है ये राष्ट्रकूट जो वंश है उनके एक प्रसिद्ध राजा थे। इसका शासनकाल की बात करें तो इनका जो शासनकाल रहा है 800 से लेकर 878 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। अमोघ वर्ष प्रथम जैनियों के संरक्षक थे और इन्होंने जैनियों के दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया था, अमोघ वर्ष प्रथम ने। ये जो देखिए महत्वपूर्ण जो मैं आपके लोगों के लिए फैक्ट लेके आ रहा हूँ, इन सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जो PY की सीरीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम को लेके, क्योंकि देखा ये गया है कि बहुत सारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पिछले पुराने पेपर्स में आए हैं उन्हीं से संबंधित अगर आप उन्हीं क्वेश्चन को खोजेंगे तो आपके कहीं ना कहीं पेपर में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इसीलिए आज ये तीसरा पार्ट लेकर आए हैं हम PYQ सीरीज का। तो आप सभी लोग आज के इन क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करिएगा। साथ ही साथ में जितने भी महत्वपूर्ण इसके की पॉइंट बता रहा हूँ उन की पॉइंट को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको ताकि आप सभी लोगों को थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपने देखा होगा जो लोग कुछ टाइम हो गया जिन लोगों को तैयारी करते करते, तो उन लोगों ने देखा होगा कि आत्मीय सभा से क्वेश्चन पुटअप काफ़ी बार किया जाता है। अगर मैं कहूँगा आयोग का फेवरेट क्वेश्चन भी है ये आपका आत्मीय सभा। तो देखिए, किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजा राम मोहन राय। देखिए, जो कलकत्ता है, कलकत्ता में आत्मीय सभा, इसको दोस्तों का समाज भी कहा जाता था। आत्मीय सभा को, इसको क्या कहा जाता है, आत्मीय सभा को दोस्तों का समाज, दोस्तों का समाज, ठीक है, दोस्तों का समाज भी कहा जाता था आत्मीय सभा का। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 में करी गई थी। तो ये कुछ फैक्ट है, इसको याद रखना है। और जो ये आत्मीय सभा है इसका उद्देश्य वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना और जातिगत जो रूढ़ियों के खिलाफ अभियान है उसको चलाना था इस आत्मीय सभा का महत्वपूर्ण उद्देश्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन प्रशासन में संदर्भ में उद्रंग शब्द क्या निर्दिष्ट करता था। उद्रंग, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उद्रंग करता था आपका, ये तो था आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का कर था आपका उद्रंग, ठीक है। तो देखिए, जो गुप्त कालीन प्रशासन के संदर्भ में उद्रंग शब्द क्या है, एक प्रकार का कर था। उद्रंग जो है गुप्त प्रशासन के दौरान एक कर था। ये जो कर था ये ग्रामीण जो वहाँ की ग्रामीण आबादी थी वहाँ से एकत्र किया जाता था। और इस कर का उपयोग किस में उपयोग करते थे गुप्त शासक, ये करते थे सार्वजनिक कार्यों के लिए,
ठीक है। साथ साथ वित्त पोषित सार्वजनिक कार्यों को वित्त पोषित करने के लिए, सेना बन के रख रखाव में उनको बनाए रखने के लिए, कुछ प्रशासनिक कार्यों में ये लोग क्या करते थे, इस जो कर है इसका उपयोग इन चीज़ों में करते थे। तो देखिए जो गुप्तों के अधीन जो कर प्रणाली थी वो अत्यधिक व्यवस्थित थी। गुप्तकालीन में जो कर प्रणाली थी वो बहुत ही अत्यंत व्यवस्थित थी और अर्थव्यवस्था वहाँ की जो थी बहुत फूली भरी थी, जिससे कि इस अवधि को, गुप्तकालीन जो अवधि है, इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग का खिताब भी उस टाइम पे मिल गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ये आपको बताना है। कैबिनेट मिशन कई बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन से कई बार क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। तो देखिए इसमें ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विलियम क्रिप्स। ऑप्शन नंबर बी आपके जो कैबिनेट मिशन है उसके सदस्य नहीं थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे आपके, A.V. अलेक्जेंडर भी आपके थे और पैंथिक लॉरेंस भी आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। लेकिन आपका जो विलियम क्रिप्स है ये आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है। बात करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। थोड़ा बहुत आप कैबिनेट मिशन को भी जान लीजिए, कई बार कैबिनेट मिशन से भी बन सकता है क्वेश्चन। बताइए कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया। तो ये आया आपका 1946 में। ऑप्शन ये याद, सॉरी सन आप इसको जरूर याद रखिएगा। जो कैबिनेट मिशन है 1946 में भारत के में संवैधानिक भविष्य के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया और इसका जो है ये अंतरिम सरकार के लिए एक व्यवस्था करी गई थी आपकी कैबिनेट मिशन की। ठीक है। कैबिनेट मिशन के अगर प्रस्ताव की बात करें तो देखिए जो पहला प्रस्ताव था, इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान की मांगों को ठुकराते हुए अविभाजित भारत का प्रस्ताव रखा था आपका कैबिनेट मिशन ने। साथ ही साथ सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अलग निर्वाचन मंडल से खारिज कर अलग जो निर्वाचन मंडल है उससे इन लोगों ने क्या कर दिया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया था। ठीक है। अगला है आपका देखिए, और जो कैबिनेट मिशन है ये मैंने बता ही दिया आपको, अंतरिम सरकार की इन्होंने क्या करी, स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है। सुदर्शन झील काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत के स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा अभिलेख देता है, ये देता है आपका जूनागढ़ का अभिलेख। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एक तो सुदर्शन झील, दूसरा जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार इन्हीं दोनों से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। बात करते हैं हम जूनागढ़ अभिलेख की। देखिए जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील इसके पुनर्निर्माण की जानकारी देता है और यहाँ से काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। जूनागढ़ जो शिलालेख है ये गुजरात के कहाँ पे स्थित है, गिरनार में। गुजरात के गिरनार में। ठीक है। जो जूनागढ़ शिलालेख है ये आपका गुजरात के गिरनार में स्थित है, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों में से एक है, जूनागढ़ अभिलेख। और यह जो अभिलेख है ये चंद्रगुप्त मौर्य से स्कंदगुप्त के काल तक का जो है ये राजनीतिक हो गया, प्रशासनिक हो गया और सांस्कृतिक जो उस टाइम पे परिवर्तन हुए थे उनकी सारी कहानियों को बयां कौन करता है, आपका जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है। और रुद्रदमन जो प्रथम थे, इस शिलालेख के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो है सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और एक इसके टाइम पे थे, रुद्रदमन प्रथम के टाइम पे। इन जो पॉइंट हैं इन सभी को आप नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वीरचंद सिंह गढ़वाली किस बटालियन में हवलदार पद पर तैनात थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है वीरचंद सिंह गढ़वाली से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुत्ती गढ़वाल राइफल। ठीक है। दुत्ती गढ़वाल राइफल से संबंधित थे वीरचंद सिंह गढ़वाली। ठीक है। देखिए जो वीरचंद सिंह गढ़वाली हैं ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और पेशावर कांड के नायक थे। कई बार पूछा जाता है पेशावर कांड। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है पेशावर कांड, अगर आपको नहीं पता तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। पेशावर कांड कब हुआ था, कई बार डेट पूछ लेते हैं। तो ये हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है पेशावर कांड, इसको बहुत बार पूछा भी गया है, यूके SSS भी कई बार पूछता है। ठीक है। देखिए 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में ब्रिटिश अधिकारियों ने
चंद सिंह को अपनी रेजिमेंट के साथ निहत्थे जो पठानों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तब क्या किया था कि वीर चंद सिंह गढ़वाली ने देशभक्ति और मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए गढ़वाली गोली मत चलाओ का नारा दिया था। क्या आंसर नारा दिया था? गढ़वाली गोली मत चलाओ का नारा दिया था। उसके बाद उन्हें क्या हो गई थी? सजा हो गई थी। पहले तो उनको क्या किया था कि अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश जो सरकार है उसके द्वारा पहले मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वहाँ पे इनकी वकालत किसने करी थी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। तो वहाँ पे इनकी वकालत करके बैरिस्टर मुकुंदी लाल के अथक प्रयासों से इनको 14 वर्ष की जेल हुई, कठोर कारावास हुआ। उसके बाद इनको बाद में 11 वर्ष की जेल हुई और लास्ट में ये 1941 में क्या हो गए थे? रिहा हो गए थे। कई बार क्या हो गए थे? वीर चंद सिंह गढ़वाली का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो इनका नाम था आपका चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह भंडारी इनका पूरा नाम था। कई बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद ये करता हूँ कि आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपको मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो मेरा तरीका पसंद आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग जितने भी हैं अभ्यर्थी जो समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं, आपके आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये जो वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी और आपको जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए मैं हर एक पॉइंट को बिल्कुल जीरो से लेके ऊपर तक सभी पॉइंटों को समझा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ये मत समझिए कि ये तो सारी चीज़ें हमें आती हैं, इसको बार बार क्यों बता रहे हैं। तो देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है, उनका तो सही, उनको सारी चीज़ें समझ में आती है। लेकिन हमें आप सभी लोगों का ख्याल रखना है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, युवा बच्चे जो अभी हाल ही में तैयारी पे आए हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक एक पॉइंट को बिल्कुल जीरो से लेके आपको बताऊँ, ताकि आपको एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं और इसी वीडियो से आपके आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उनमें से आपका भी कोई ना कोई एग्ज़ाम निकल जाए। मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे उनके की पॉइंट्स बताता चलूँ। तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इससे हमें को मोटिवेशन मिलता है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है तो आपको इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, देवलगढ़ स्थित राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस गढ़वाल राजा द्वारा किया गया था? राज राजेश्वरी मंदिर का जो निर्माण किसने किया था? ये किया था आपका अजयपाल ने, ठीक है। अजयपाल क्या थे? एक पवार राजा थे। देखिए अजयपाल एक पवार राजा थे। इन्होंने क्या किया था? गढ़वाल साम्राज्य के अधीन जो 52 गढ़ हैं उनको एकीकृत करने में, 52 गढ़ों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अजयपाल ने अपनी जो राजधानी थी कहाँ पे स्थापित करी थी? श्रीनगर स्थापित करी थी, जो कि वो श्रीनगर अजयपाल की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था बाद में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए इसमें, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, अंग्रेजी सरकार के द्वारा अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा किसको प्रदान करेगी? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सल्ला बहन। सल्ला बहन को अंग्रेज सरकार के द्वारा अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति संज्ञा की प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखों द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये बताओ आप सभी लोग। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर देंगे आप सभी लोग। कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखों द्वारा निर्मित किया गया था उल्का देवी का मंदिर, और ये उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है आपका उल्का देवी का मंदिर। देखिए पिथौरागढ़ जिले से जो पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय है उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उल्का देवी का भव्य मंदिर है, और देवी को सौर की भगवती के नाम से भी जाना जाता है। उल्का देवी को किसके नाम से जानता है? सौर की भगवती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए जो आपका उल्का देवी मंदिर है, इनकी शक्तियों के बारे में यह कहा जाता है कि जो उल्का माता का मंदिर है पिथौरागढ़ जिले की गंभीर बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं को रोकती है, ये इनकी शक्तियां बताई जाती हैं। और इनमें ऐसा भी माना जाता है कि गोरखा समुदायों ने अपने शासनकाल में पर्वत शिखर पर इस मंदिर की स्थापना की थी, और यही वजह है कि गोरखा समुदाय उल्का देवी
जो गोरखा समुदाय है वो उल्का देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते भी हैं। और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार के बाद में सेरा गांव के जो मेहता परिवार है इनके द्वारा क्या किया था, इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था सेरा गांव के मेहता परिवार के द्वारा। पिथौरागढ़ में जो चैत के महीने में लगने वाला चैतौल उत्सव है उस पर यहाँ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है उल्का देवी मंदिर परिसर में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाला कलाबाजी नृत्य है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका लंगवीर नृत्य। अगला क्वेश्चन है देखिए, वैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है साइंस का, ये साइंस तो नहीं पूछी जा रही है लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ साइंस का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के निर्माण में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, कौन सा प्रदूषक, ये आपको बताना है। तो ये है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपका सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा के में जुड़ा रहता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है, पुराना PYQ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये बनाया जाता है आपका 13 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो दिवस है आपका 13 अक्टूबर को बनाया जाता है। इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना। अगर बात करें कि ये जो दिवस है कब स्टार्ट किया गया, देखिए इस दिवस की जो शुरुआत करी गई थी 1989 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा करी गई थी। और हाल ही में 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो दिवस बनाया गया था 13 अक्टूबर 2025 में, उसकी थीम क्या थी, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। तो उसकी थीम थी आपदाओं के लिए नहीं लचीलेपन के लिए धन जुटाएं। ये इसकी जो थीम थी 2025 में जब अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया था, ये उसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, जलागम प्रबंधन निर्देशालय उत्तराखंड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो वो स्थित है आपका देहरादून में स्थित जलागम प्रबंधन निर्देशालय। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि कांजली झील कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। भोपाल में स्थित है, लाहौर में स्थित है, लाहौर घाटी हिमाचल प्रदेश में है, अलवर राजस्थान में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं। तो अब बात आती है कि भाई जो आर्द्रभूमि कांजली झील है यानी रामसर स्थल जो है, ये इसको रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। तो ये है कहाँ पे स्थित, तो ये है आपके पंजाब में, ठीक है। पंजाब के कपूरथला जिले में स्थित है आपकी कंजाली झील, ठीक है। इसको याद रखेंगे, कंजाली झील भारत के पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में स्थित है। और यह जो झील है ये काली बेन नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर बनी हुई है, काली बेन, इसको याद रखेंगे, काली बेन नदी पे बनी हुई है जो व्यास नदी की एक सहायक नदी। ये जो काली बेन नदी है यह है आपकी व्यास नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अब बात करते हैं कि ये जो कांजली झील है इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1870 में। और उस टाइम पे 1870 में जब ये कांजली झील का निर्माण कराया गया था तो ये किसके लिए कराया गया था, मुख्य तौर पे सिंचाई के लिए, आसपास की सिंचाई के लिए वहाँ पे कांजली झील या कांजली बांध बनाया गया था। और कांजली झील को फरवरी 2002, याद रखेंगे, फरवरी 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है आपका कांजली झील को, ठीक है। 3-4 पॉइंट मैंने बता दिए, 3-4 पॉइंटों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछला शायद मैंने एक पेपर और कराया था आप लोगों को, अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे भी पूछा गया था भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। देखिए इसलिए ये जो PYQ होते हैं ना काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी यहीं से क्लियर हो जाती है। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि आपके जो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। वर्तमान में अगर पूछा जा सकता है कि बताइए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष कौन है, नाम दे देगा तो नाम में क्या आ जाएगा, जो होगा नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे इसमें। अगला है आपका देखिए,
निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन करना है, यानी कि आपको वो इसमें ऑप्शन छांटना है जो इसमें सही है, ये आपको बताना है। सबसे पहला है देखिए गणेश दामोदर सावरकर, ये नौजवान भारत सभा, ये आपको बताना है। इसमें है आपका सुमेलित युग, अच्छा इसमें सुमेलित युग में सही का सही ऑप्शन बताना है, इसमें सही कौन सा ऑप्शन है। गणेश दामोदर सावरकर नौजवान भारत सभा से नहीं है। JS अरुणदेल हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन पार्टी, इससे भी नहीं है। भूपेंद्र नाथ दत्त अभिनव भारत समाज, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह का संबंध जो है आपका भारत माता सोसाइटी से है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा देता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे मैं 3-4 क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप सभी लोगों को याद रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहले भारत माता सोसाइटी की। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1907 में। भारत माता सोसाइटी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, भारत माता सोसाइटी। और इसे कब बनाया गया था, 1907 में लाहौर पंजाब में सरदार अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद ने बनाया था। दो नाम याद रखिएगा, सरदार अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद, इन दो को संगठन से आपका भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1907 में करी गई थी। अगला सोसाइटी है आपका नौजवान भारत सभा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नौजवान भारत सभा ये किससे संबंधित है, इसमें है ये भगत सिंह, भगवती चरण बोरा, सुखदेव। और इसकी स्थापना कब करी थी नौजवान भारत सभा की, ये करी थी आपकी 1926 में। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। अगला है आपका देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार सिर्फ इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए आपका जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी है एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना आपकी 1928 में न्यू दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1928 में न्यू दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पे हुई थी। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और कब हुआ था ये, 1928 में। और किस किस के द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपका सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशरफुल्ला खां और सुखदेव के द्वारा। अब बात करते हैं आपका अभिनव भारत। देखिए जो आपका अभिनव भारत है ये आपका 1904 में विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर जिनको कहा जाता है, और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी अभिनव भारत समाज की। ये भी पूछा जा सकता है 1904 विनायक दामोदर यानी जिसे आप वीर सावरकर भी कहते हैं, और उनके जो भाई थे आपके गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों के सहयोग से 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, भारत में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो शक्ति है MWE अधिकतम है, ये आपको बताना है। ये 4 आपके सामने यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, इसमें बताना है कि सबसे संयंत्र की सकल शक्ति सबसे अधिक किसमें है। यह है आपका कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना 2 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तंबाकू बोर्ड, इसमें मैंने गलत जो मेल है उसको बताना है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश सही है। राष्ट्रीय मांस एवं कुटकुट प्रसंस्करण बोर्ड नई दिल्ली में है, ये भी सही है। रबड़ बोर्ड कोट्टायम केरल, ये भी सही है। देखिए ये जो संस्थान है ना महत्वपूर्ण, ये भी पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, तो आप इनको हल्के में मत लीजिए, इनको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला है आपका राष्ट्रीय मांस एवं मुर्गा प्रसंस्करण बोर्ड, तो इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल नहीं है, इसका मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। और कब इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 2009 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारक है जो महासागर की लवणता को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा कारक है जो महासागर की लवणता को प्रभावित करता है? तो ये है आपका वाष्पीकरण और वर्षण कारक। ये जो वाष्पीकरण और वर्षण कारक है ये महासागर की लवणता को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, कनाडा में ट्रांस कैनेडियन रेलवे किस स्थान पर किस स्थान से कहां तक जाता है, ये आपको बताना है। कनाडा में ट्रांस कैनेडियन रेलवे, और कई बार ये भी पूछा जा सकता है, देखिए ट्रांस कैनेडियन जो रेलवे है वो कहाँ पे है, तो है ये आपका कनाडा में। अब पूछा यहाँ पे ये गया है कि कनाडा में ट्रांस कैनेडियन रेलवे किस स्थान से कहाँ तक जाता है, ये आपको पूछा गया है। तो ये जाता है आपका पूर्व में हैलिफैक्स से पश्चिम में वैंकूवर तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का कौन सा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाले दुर्लभ खनिज कोल्टन के निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? आपको कौन सा क्षेत्र जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाले दुर्लभ खनिज कोल्टन के निष्कर्षण के लिए? कौन सा क्षेत्र जाना जाता है आपको बताना है। तो ये जाना जाता है आपका मध्य अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से है? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, रियो घोषणा या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों ही देखिए जलवायु से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता, ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है। तो इन दोनों का ही संबंध है इसमें, तो दोनों ऑप्शन आयोग के द्वारा माने गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से है? तो यह है आपका क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता। आइए जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। देखिए, कई बार पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी जाना जाता है, के बारे में भी पूछा जाता है ये किससे संबंधित है। देखिए, जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 1922 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का विस्तार किया गया और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य दलों का प्रतिबद्ध किया गया था। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये आपका जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाए जाने के बाद, जापान ने तो इसको अपनाया 11 दिसंबर 1997 के बाद, फिर बाकियों ने 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल की उन्होंने सभी ने पुष्टि कर दी थी। लेकिन जापान ने कब अपनाया था इसको? 11 दिसंबर 1997 में। अब बात कर रहे थे पेरिस समझौता। देखिए, पेरिस समझौता भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि थी और इसे दिसंबर 2015 में फ्रांस की जो राजधानी पेरिस ने लगभग सभी देशों के द्वारा अपनाया गया था पेरिस समझौता। जब पेरिस समझौता फ्रांस में हुआ था दिसंबर 2015 में, उसके बाद यह लगभग सभी देशों ने अपना दिया था पेरिस समझौता। और कई बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है ये भी पूछ लिया जाता है। देखिए, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इसका संबंध आपका पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए है। कई बार पूछा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वनडे एग्जाम में तो पूछा जाता है। अगर तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत की रक्षा के लिए जाना जाता है और इसको 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, लेकिन इसको 1 जनवरी 1989 को लागू किया। अपनाया तो कब गया इसको? 16 सितंबर 1987 और लागू कब किया गया? ये 1989 को इसको लागू किया गया। कुछ चीज़ें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को इसको नोट डाउन करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कौन सा से सही सुमेलित है ये आपको बताना है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि न्यूजीलैंड के कैंटबरी के मैदान में ये सही है। मिश्रित कृषि कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका का पूरी भाग, ये भी सही है। डेयरी फार्मिंग उत्तर पश्चिमी यूरोप, ये भी सही है। रोपण कृषि पश्चिम अफ्रीका, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वृहद ट्रंक मार्ग क्या है? यूरेशिया में सड़क मार्ग है, विश्व का रेल मार्ग है, विश्व में व्यस्तम समुद्री मार्ग है या फिर चीन में वायु मार्ग है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वृहद ट्रंक मार्ग है वो विश्व में व्यस्तम समुद्री मार्ग है। देखिए, जो वृहद ट्रंक मार्ग है ये दुनिया का सबसे व्यस्त
समुद्री व्यापार मार्ग है। यह मार्ग जो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। कई बार पूछा जाता है कि वृहद जो ट्रंक मार्ग है किस महासागर से होकर गुजरता है, तो यह गुजरता है आपका अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से, सॉरी इससे पहले एक और, बेरिंग जल डमरू मध्य निम्न में से किन दो देशों को अलग करता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला है यूएस और रूस को। ये जो पहला ऑप्शन है यही सही है कि आपका बेरिंग जो जल डमरू मध्य है, ये किन दो देशों को अलग करता है, ये करता है आपका यूएसए और रूस को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से किसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता है, ये आपको बताना है। तो किसको नहीं माना जाता है, ये नहीं माना जाता आपका प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा है, ये आपको बताना है। लाओस, इंडोनेशिया, एस्टोनिया या फिर बुल्गारिया, ये आपको बताना है कि कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है लाओस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है लाओस। देखिए, जो लाओस है वो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है और इस स्थल को क्या कहा जाता है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज, लैंड लॉक्ड कंट्री भी कहा जाता है लाओस को। कई बार पूछा जाता है, बताइए किस देश को लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर जो खनिज है संसाधन के रूप में प्रचुर मात्रा में है, ये आपको बताना है। कौन सा खनिज, लोह अयस्क या तांबा प्रचुर मात्रा में है, मैग्नीज प्रचुर मात्रा में है, तांबा टिन प्रचुर मात्रा में है, या फिर प्राकृतिक गैस और कोयला प्रचुर मात्रा में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस और कोयला। प्राकृतिक गैस और जो कोयला है ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन ऐसे क्वेश्चनों को समझाने में भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। थालघाट जो दर्रा है नासिक से मुंबई को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। जो थालघाट जो दर्रा है आपका, ये आपका नासिक से मुंबई को जोड़ता है और इसे जो थालघाट है इसे कसारा घाट के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट है, आप ये भी नोट डाउन कर लेंगे। अब अगला है आपका, देखिए, सेनकोट्टा दर्रा, ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो सेनकोट्टा दर्रा है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अगला है, देखिए, भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। जो भोरघाट दर्रा है आपका ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। लेकिन पालघाट की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियों से जोड़ता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नीलगिरी शब्द तो सही है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, लेकिन किसी अन्य पहाड़ी को जोड़ता है, इलायची की पहाड़ी को नहीं जोड़ता है। इसमें बस एक पॉइंट था, कोई बहुत सारे लोगों को इसमें क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा। देखिए, अब बात करते हैं पालघाट की। तो देखिए, ये आपका तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। ठीक है, कहीं पर आएगा तमिलनाडु प्लस केरल को जोड़ता है। अगर पहाड़ियों की बात करें तो नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं इन दो पहाड़ियों को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे इलायची की जगह अगर अन्नामलाई की पहाड़ी होता है तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही होता। अगर दो राज्यों की बात करें तो ये तमिलनाडु और केरल को भी जोड़ता है पालघाट का दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी गलत ऑप्शन था इसमें, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अटाकामा रेगिस्तान में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये आपको बताना। अटाकामा रेगिस्तान काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। देखिए, जो आपका अटाकामा रेगिस्तान है आपका, यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी चिली में स्थित है। सबसे पहली बात तो
आटाकामा रेगिस्तान। सबसे पहले तो क्वेश्चन का की पॉइंट यहीं पे पढ़ना कि जो आटाकामा रेगिस्तान है ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी चिली में स्थित है। और अब बताने की यहाँ पे किस खनिज की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। लिथियम की जो सांद्रता है इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी मैं इजी क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि अगर आप परीक्षा वाणी का पहला पेज खोलेंगे तो आपको यहाँ पे सबके जनपद उनका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपको नॉर्मली आता होगा। उत्तराखंड में जनपदों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में चुनना है। देखिए, एक होता है आरोही, सबसे छोटा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा जनपद, तो ये ऑर्डर आपका आरोही क्रम कहलाता है। अब यहाँ पे पूछा है अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल जिसका है उसका छोटा क्षेत्रफल, उसका उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। चमोली सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, उसका उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उसके बाद पौड़ी गढ़वा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले नौकुचिया झील, नैनी झील, भीमताल झील या सरिया ताल झील। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौकुचिया ताल जो है आपका कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक गहरी झील है। अगला ऑप्शन है आपका, अगला प्रश्न है आपका, वृहद या उच्च हिमालय जोन को लघु या निम्न हिमालय जोन से अलग कौन करता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य केंद्रीय जो भ्रंश रेखा है ये आपके वृहद या उच्च हिमालय जोन को लघु या निम्न हिमालय जोन से के बीच में है। आपकी वृहद और जो आपकी वृहद या उच्च हिमालय जोन है उसके बीच में, उसके और लघु या निम्न हिमालय जोन के बीच में कौन सी रेखा है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए उत्तराखंड में प्रथम ट्यूलिप गार्डन एवं प्रथम काई लीचेन पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में विकसित किए गए हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, ट्यूलिप गार्डन और साथ ही साथ काई लीचेन पार्क ये कहाँ पे स्थित है, किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद। ट्यूलिप कहीं आ जाए तो सीधे पिथौरागढ़, और लाई लीचेन आ जाए तो सीधे पिथौरागढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, देखिए वर्ष 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेंसस, अभी नया सेंसस भी आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको पुराना सेंसस थोड़ा बहुत याद रहना ही चाहिए। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, ये आपको बताना है। तो ये रही थी आपकी पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा। ये दो जनपद थे जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो नकारात्मक रही थी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है, ये आपको बताना है कि कितनी जो जनसंख्या है वो जो नगरों में रहती है लगभग, ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 30.2%, 30.2% जो जनसंख्या है वो उत्तराखंड राज्य के जनसंख्या जो है वो नगरों में रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। बेलाकुची बाढ़ 1970 बिल्कुल सही है। डबरानी बाढ़ 1978 ये भी सही है। केदारनाथ बाढ़ 2013 में आई ये भी सही है। मालवा भूस्खलन 1995 ये गलत है। 1995 में नहीं आया मालवा का भूस्खलन, ये आया था आपका, कब आया था पूरी डेट याद होनी चाहिए आपको, 18 अगस्त 1998। ठीक है, 18 अगस्त 1998 को मालवा भूस्खलन हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है। कई बार पूछा गया है, एक दो पेपरों में ये भी पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है। आपको बताना है जानकी पुल ऋषिकेश वाला है, राम झूला पुल ऋषिकेश है, लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश है, या फिर डोबरा चांठी पुल टिहरी गढ़वाल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोबरा चांठी पुल टिहरी गढ़वाल। अगर इसकी लंबाई पूछा जाए तो कितना है, 440 मीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। डोबरा चांठी पुल कहाँ पे स्थित है, टिहरी गढ़वाल में, टिहरी डैम के में। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए मेहरुड़ी कस्तूरी मृग शोध केंद्र निम्न में से किन जनपदों की सीमाओं पर स्थित है। कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग शोध केंद्र, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जनपद पर ये की सीमाओं पर स्थित है आपका मेहरुड़ी कस्तूरी मृग। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड राज्य में किस स्थानों को फलोद्यान प्रदेश कहा जाता है। चक्राता, चौबटिया, कनाली सीनिया, चिन्याली सौड़। तो ये कहा जाता है आपका चौबटिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51(1) में जोड़ा। इस अनुच्छेद 51(1) में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 10 तो जोड़े हैं मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया ये आपको बताना है। तो वर्ष 2002 में जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे, टेलीफोन, बेतार या प्रसारण और अन्य संचार साधन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के विषय हैं ये आपको बताना है। संघ सूची के हैं, राज्य सूची के हैं, समर्थ सूची के हैं या अवशिष्ट शक्तियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्न में से कौन सा राज्यों का समूह भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित है? 6ठी अनुसूची से आपको राज्यों के नाम पता होने चाहिए। ये है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको आप ATM-M के नाम से भी याद कर सकते हैं। 6ठी अनुसूची में ATM-M। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवा का उदाहरण है? ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन पृथक्करण, मृदा उर्वरकता रखरखाव या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का क्या है? कर्तव्य है, बाध्यता है, अधिकार है या फिर कार्य है? भारत के संविधान के आर्टिकल 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व हो गया आपका, स्मारक हो गए, स्थान हो गए और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्यों का क्या है? ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा, इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसको मैं सर्च करके आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और बता दूंगा। मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन से मिला है? ये मिला है 73वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह अभी निर्धारित किया कि आर्टिकल 368 के अधीन पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल है? ये किसने किया था? यह था आपका गोलकनाथ बादाम, पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा और बहुत कम लोग इसको बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। चुनाव आयुक्त, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल या फिर राज्यसभा के सभापति? तो ये है आपका राज्यपाल। आपने देखा होगा राज्यपाल जो आपका राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष से जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे आपके 1976 में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था आपका 61वां संविधान संशोधन 1988 था, जब आपकी मतदान की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी।
अगला क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी स्थित है? कई बार पूछा गया है, बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन पेपर में देख लिया है। तो इसका राइट आंसर है भवाली। नैनीताल भी हो सकता है, ठीक है। नैनीताल कब होगा? जब जनपद पूछे जाते हैं यहाँ पे, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर। तो अगर जनपद पूछता तो नैनीताल जनपद के कहाँ पे स्थित है? भवाली में, भवाली, ठीक है, भवाली में स्थित है आपका उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है? आपको बतानी कौन सी उत्तराखंड राज्य की लोकसभा की सीट नहीं है। अल्मोड़ा बिल्कुल है, जो आपका एससी के लिए रिजर्व भी है, अल्मोड़ा की जो लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। अगला जो है आपका वो है नैनीताल, ये भी है। टिहरी गढ़वाल ये भी है। चकराता बिल नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर, मतलब गलत है। इसमें ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। लोकसभा सीट कौन नहीं है? चकराता। आपको पता है कि 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड के अंतर्गत। टिहरी हो गया, पौड़ी है, अल्मोड़ा हो गया आपका, नैनीताल हो गया, और आपका एक क्या है आपका हरिद्वार। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था? ये आपको बताना है। तो ये था आपका दीक्षित आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल निम्न में से कौन थे? जब उत्तराखंड राज्य बना उस टाइम पे सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? ये आपको बताना है। तो ये थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला। काफ़ी मतलब बेसिक क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए टफ भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक के, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? वो है आपके जय सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है SDG इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये कई बार पूछा जाता है। SDG जो इंडेक्स है वो विकसित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, भारत ने 2030 तक कितने सतत विकास लक्ष्य यानी SDG हासिल करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक? तो 2030 तक इन्होंने 17 SDG यानी सतत विकास लक्ष्य आपका हासिल करने का लक्ष्य रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भारत का सबसे बड़ा और ऊर्जा पार्क, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो ये सौर ऊर्जा है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध के संदर्भ में सही सुमेलित हैं? ये आपको बताना है। नागालैंड आर्टिकल 370 को सही है। अगला है आपका आंध्र प्रदेश 370 घ सही है। सिक्किम 370 च सही है, और मणिपुर 371 ग सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ABCD 3 के 3 आपके यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य क्या हासिल करना है? ये आपको बताना है कि जो आपका समावेशी विकास है इसका मुख्य लक्ष्य क्या हासिल करना होता है। आपको बताना है कि विकास के लिए विकास से केवल अमीरों को लाभ पहुंचाना, समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों की समान पहुंच, तीव्र औद्योगिकरण, आवश्यकता सेवाओं का निजीकरण, ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या हासिल करना है? समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों की समान पहुंच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो निर्माता हैं वो हैं आपके PC महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और कब स्टार्ट हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? 1956 से लेके 1961 तक। इसका टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए। देखिए, ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका आर्थिक ध्यान को कृषि से हटाकर बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित करके तीव्र औद्योगिकरण हासिल करना है। औद्योगिक नीति पर आधारित था ये, औद्योगिक नीति पे आधारित था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसको जो है आपका महालनोबिस
महालनोबिस आपका मॉडल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसके जो 3 मुख्य घटक है वह है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक श्रेणी क्या है? बहुत उच्च है, मध्यम है या फिर कम है, ये आपको बताना है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत की जो मानव विकास सूचकांक श्रेणी है वो क्या है? मध्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? ये आपको बताने। तो ये थी आपकी नवी पंचवर्षीय योजना, आपकी सामाजिक न्याय और समानता पर विकास पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है कि बताइए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? तो ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, उत्तराखंड में पहला एरोमा पार्क कहाँ पर स्थित किया गया है? एरोमा पार्क काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एरोमा पार्क कहाँ पर स्थित है? आपका काशीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद के लिए प्रस्तावित है? जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर देखिए अगर आप तैयारी पहले से करें तो आपको जाहिर सी बात है ये तो याद होगा ही, लेकिन कुछ जो नए अभ्यर्थी हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना है वो नैनीताल जनपद के लिए प्रस्तावित है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 किसके लिए लागू की गई थी? विधवा महिलाओं के लिए, विकलांग लोगों के लिए, फेरी विक्रेता व्यवसायियों के लिए या फिर विद्यार्थियों के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरी विक्रेताओं व्यवसाय के लिए आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पाद किस ब्रांड नाम से बेचता है? कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए जो आपका उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम है ये वर्ष 2014 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए जो आपका जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ परिषद की जो अध्यक्षता है वो किसने संभाली थी? वो संभाली थी आपकी पोलैंड ने। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, हाल ही में खबरों में रहा लाल सागर निम्नलिखित में से किस देशों की सीमाओं से लगा हुआ है? किन देशों की सीमाओं से लगा हुआ है आपका लाल सागर? लाल सागर तो ये लगा हुआ है आपका यमन और सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है आपने, कतर, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, इराक, ये 5 जो देश दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि उपयुक्त देशों में कौन से देश खाड़ी सहयोगी परिषद GCC का हिस्सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं कि उपयुक्त देशों में से कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद GCC का हिस्सा है इन में से। तो इसमें से कौन से हैं? सबसे पहला तो है आपका कतर। कतर आपका GCC का हिस्सा है। उसके बाद सऊदी अरब भी आपका GCC का हिस्सा है और उसके बाद आपका कुवैत। ये 3 जो देश हैं ये आपके खाड़ी देश, ये आपके खाड़ी सहयोग परिषद GCC का हिस्सा है आपके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका देखिए, पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त गार्डगिल फार्मूला निम्न में से किससे संबंधित था? गार्डगिल फार्मूला पंचवर्षीय योजनाओं से देखिए 3-4 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से आ चुके हैं, तो आप ये पंचवर्षीय योजनाओं को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गार्डगिल जो फार्मूला है ये किससे संबंधित है? राज्यों को केंद्रीय सहायताओं का आवंटन, जो आपका राज्यों को केंद्रीय सहायता आवंटन किया जाता है ये किया जाता है गार्डगिल फार्मूला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अभी हाल ही में देखिए किसान सम्मान निधि की किस्त भी जारी करी गई है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। किसानों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना यह है, या फिर भूमिधर किसान परिवारों को वित्तीय जरूरत के लिए मदद करना यह है, किसानों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, किसानों को रोजगार प्रदान करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, भूमिधर किसान परिवार की वित्तीय जरूरतों के लिए मदद करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी जो ऐतिहासिक महाकाव्यात्मकता पर आधारित थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वर्ष 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी जो ऐतिहासिक महाकाव्यात्मकता पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका छावा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि देखिए अब तक निम्न में से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है 5 बार। फीफा वर्ल्ड कप की बात चल रही है। ऑप्शन में आप कमेंट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फीफा जो वर्ल्ड कप है किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो अभी राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीत चुकी है। ठीक है। अगला है आपका, देखिए किस भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर के, बताओ किसने छोड़ा है? ये छोड़ दिया आपका विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आप लोगों को कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी सही मिल जाएंगे आपको। वर्ष 2025 में होने वाले निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से कौन कौन से आयोजन भारत में होने हैं या फिर हुए हैं वर्ष 2025 में, आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपका आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप ये हो गया, और आपका विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से है, ये आपको बताना है। किस विभाग का, उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध है? तो ये है आपका कृषि और किसान कल्याण विभाग, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली, भारत के अंतर्गत। जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया है, ये आपको बताना है। तो ये किया गया है आईटीबीपी के द्वारा, भारत तिब्बती सीमा पुलिस के साथ इन्होंने करार किया है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी के साथ करार किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कौन सी योजना उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू करी गई है? तो ये करी गई है भारत नेट योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अक्षय ऊर्जा संचरण को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्य को कवर नहीं किया गया है? तो ये किसको नहीं किया गया? उत्तराखंड को कवर नहीं किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आप सभी लोगों के सामने, पैंगोंग त्योसे झील जो समाचारों में थी निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पे है? भारत और चीन के बीच आपने देखा होगा काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई थी आईटीबीपी के वहाँ पे। तो ये भारत और चीन से संबंधित है पैंगोंग झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया के कारण होता है? ये नॉर्मली क्वेश्चन है, वैसे ये साइंस का क्वेश्चन है, पूछा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन तब भी एक जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ये है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमणों से लड़ने में मदद करती हैं?
देखिए जो आपका संक्रमण होता है किसी, तो वो आपके श्वेत रुधिर कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। अगला है आपकी कौन सी संचार विधि डाटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करती हैं, ये आपको बताना है। तो ये है आपकी प्रकाशिक तंतु संरचना विधि। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है? ये है आपका एडीज मच्छर आपका डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कौन सा मिशन भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था? तो ये था आपका मंगलयान मिशन, जो है आपका पहला अंतर्ग्रही मिशन था। अगला क्वेश्चन है देखिए, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखिए आपका हाई कोर्ट में पूछे जाने वाले हैं, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? तो ये है आपकी कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निब्बल में आपके 4 बिट्स होते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल को देखिए आपके 100 MCQ कंप्यूटर पे 100 क्वेश्चन कंप्यूटर पे मैं लेके आऊँ, जो कि आपकी महत्वपूर्ण रहेंगी आपकी हाई कोर्ट के एग्जाम्स को लेकर और अन्य एग्जामों को लेकर। तो आगे आने वाले क्वेश्चनों के लिए हमारी जो सीरीज चलाई जा रही है उन सभी सीरीजों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका देखिए, अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जो आपके अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, इसरो के किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? तो यह है आपका आदित्य L1 मिशन। जो आपका आदित्य L1 मिशन है, इसका उद्देश्य है आपका सूर्य का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए लॉर्ड एलिनब्रो 1842 से 1844 सही आंसर है। सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से लेकर 1836 तक, ये भी सही है। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872, लेकिन लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल ये नहीं है। इनका कार्यकाल अगर जिसको पता है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, अगर नहीं आता तो मैं आपको उसका जवाब भी दे दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, लेकिन इसका जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? याद रखिएगा, हर्षवर्धन के द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना है। नागानंद हर्षवर्धन के द्वारा रचित है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, लेकिन हर्षचरित्र नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निज़ाम उल मुल्क चिलकुलिच खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किस वर्ष करी थी? तो ये करी थी आपके 1724 में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और तत्पश्चात उन्हें कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही मतलब सबसे पहले, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो हुआ, ये आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही असेंडिंग ऑर्डर होगा, सबसे पहले क्या हुआ था? पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके बाद हुआ आपका प्लासी का युद्ध, उसके बाद हुआ आपका बक्सर का युद्ध और लास्ट में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आपके देखिए जो प्लासी का युद्ध के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो आपका प्लासी का युद्ध है ये कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था प्लासी के युद्ध में? वो कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। इसको याद रखिएगा आप, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। प्लासी का युद्ध जब हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इन दोनों की सेनाओं के बीच आपका प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। बात करते हैं अगले बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए बक्सर का युद्ध लड़ा गया था आपका 22 अक्टूबर 1764। किस किस के मध्य लड़ा गया था? ये एक संयुक्त युद्ध था। देखिए सबसे पहले इसमें लड़ा था भारतीयों से बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और जो मुगल शासक था आपका शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की एक था और अंग्रेजों का था आपका, और अंग्रेजों के साथ लड़ा गया था। अंग्रेज और 3 मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और
आपका शाह आलम द्वितीय, और इनका किसके साथ था युद्ध? अंग्रेजों के साथ। और उसमें क्या था कि संयुक्त भारतीय सेना थी, ये हार चुकी थी और जीत कौन गया था? अंग्रेजी सेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये आपको बताना है। तो ये है आपका नाभिकीय ऊर्जा। देखो ये जो क्लास है काफ़ी लंबी हो गई है, 1 घंटे से भी ऊपर ये क्लास जा चुकी है, और मैंने पूरी कोशिश करी है आपके 100 क्वेश्चन जो मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आया था, 100 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को आपसे लोगों को एक्सप्लेनेशंस करके बताया मैंने। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आपसे लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखिए ऐसे ही हम आपको रेगुलर बेसिस पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप सभी लोग इन क्लासों को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स में, ताकि आने वाले टाइम पे जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और एक छोटी सी क्लास आप सभी लोगों के लिए, जो कि आप सभी लोगों को हेल्प करेगी उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कनिष्ठ सहायक स्टेनोग्राफर पेपर्स के लिए। तो आप सभी लोग इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।